नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सौरभ सिंह और आप देख रहे हैं लेट्स क्रैक एग्जाम विद सौरभ। साथियों, हमने अपने पिछले सेशन में बात किया था मुद्रास्फीति के बारे में और आज इस सेशन में हम जानेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार। आखिर कारण के आधार पर मुद्रास्फीति के कितने प्रकार होते हैं। तो साथियों, हमने आपको पिछले सेशन में बताया था कि कारण के आधार पर मुद्रास्फीति के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, और दूसरा है लागत जनित मुद्रास्फीति, और तीसरा है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। साथियों, अब आइए हम एक एक करके इन तीनों को जान लेते हैं कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है, लागत जनित मुद्रास्फीति क्या होती है और संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या होती है। तो आइए हम पहला देखते हैं कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है। साथियों, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में क्या होता है कि मांग में बढ़ोतरी के कारण जो है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। मांग क्यों बढ़ती है? ऐसा होता है कि अर्थव्यवस्था में जब तरलता अत्यधिक रहती है, तरलता अत्यधिक होने के कारण क्या है कि मुद्रा की आपूर्ति मार्केट में अगर ज़्यादा रहती है तब लोग मांग ज़्यादा करेंगे। या फिर एक कारण और ये हो सकता है कि जब लोगों की आय में बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब लोगों की जब आय बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, मांग करेंगे। वैसे भी आप एग्जांपल देखते होंगे कि जिसकी जिस हिसाब से आमदनी रहती है, कहते हैं कि तो उसी हिसाब से उसका खर्च भी तो रहता है। मतलब जिस व्यक्ति की जिस हिसाब से आमदनी रहती है उसी हिसाब से उसका उपभोग स्तर भी तो बढ़ जाता है, मतलब मांग करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो इसी को हम कहते हैं कि मांग की तुलना में क्या होता है कि आपूर्ति कम रहती है। मतलब मांग जिस हिसाब से हो रहा है जो है उस तुलना में आपूर्ति कम है, तो इसी को हम कहते हैं कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। विकासशील देशों में प्राय यही होता है कि जैसे हम भारत का एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देश में तेज़ी से विकास हो रहा है, नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियाँ आ रही हैं, तो लोगों को नए नए रोजगार मिल रहे हैं। रोजगार मिल रहे हैं, इससे इसका कारण क्या है कि लोगों की जो मांग करने की क्षमता बढ़ रही, इससे हमारे देश में क्या हो रहा है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो रही। यहाँ तक क्लियर, समझ में शायद आ गया होगा आप लोग को। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि लागत जनित मुद्रास्फीति क्या होती है। साथियों, लागत जनित मुद्रास्फीति में क्या होता है साथियों कि उत्पादन की लागत जब बढ़ जाती है तो जो अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु रहते हैं तो उसमें उसकी कीमतों में जो है वृद्धि हो जाती है। मतलब कि उत्पादन की लागत में वृद्धि का तात्पर्य क्या है कि मशीनरी, श्रम, ईंधन इत्यादि ये सब जब महंगे रहेंगे, मतलब उसकी लागत जब है, उसके निर्माण में जब लागत जो लगती है वही जब महंगी रहेगी, यानी ईंधन जब अगर पेट्रोल, डीजल ये सब परिवहन साधन ये सब महंगे रहेंगे, मशीनरी महंगी रहेगी, श्रम महंगे रहेंगे, तो उसकी लागत बढ़ी जाएगी। तो अंतिम रूप से जब वस्तु उत्पादित होगी तो उसकी कीमत भी तो बढ़ जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं कि लागत जनित मुद्रास्फीति। अब साथियों आइए हम देखते हैं थर्ड नंबर क्या है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होती है। इसमें क्या होता है साथियों, बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो मार्केट में जैसे जमाखोरी, काला बाजारी जो होती है, इसके कारण जो है वस्तुओं के जब मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो इसी को हम जो है संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। ये देखिए, वस्तुओं के मूल्यों में जब वृद्धि हो जाती है तथा भंडारण तथा वितरण की समस्याएं बढ़ जाती हैं, यानी कि जमाखोरी, काला बाजारी होने लगती है। यानी कि मार्केट में या सब्जी मंडियों में कह सकते हैं कि बाज़ारों में जो है उत्पादित जो वस्त्र रहते हैं वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। बीच में ही जो है जो काला बाजारी लोग हैं, जमाखोरी लोग रहते हैं, उसको किसानों से डायरेक्ट खरीद करके डंप कर लेते हैं। उसका प्राइस बढ़ने तक इंतज़ार करते हैं कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट हो उसकी मात्रा कम हो जाए, तो फिर हम धीरे धीरे इस प्रोडक्ट को रिलीज़ करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। तो इसी को कहते हैं कि जब काला बाजारी या जमाखोरी के कारण जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसी को हम संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। आइए हम कुछ और टर्म इसके साथ जान लेते हैं कि काला बाजारी क्या होती है, जमाखोरी क्या होती है और व्यावसायिक समूहीकरण क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं साथियों। आइए हम लिए जमाखोरी, आखिर क्या हो, जमाखोरी जान लेते हैं। जमाखोरी में क्या होता है कि एक बिचौलिया होता है और किसी वस्तु को जो रहता है वो अत्यधिक मात्रा में खरीद करके डंप कर लेता है और मार्केट तक पहुंचने ही नहीं देता। मतलब जैसे कोई किसान है, आलू का उत्पादन किया है, प्याज का उत्पादन किया, और जो ब्रोकर रहते हैं बीच में बिचौलिए रहते हैं, जाके वो डायरेक्ट किसान के घर पे या खेत से ही उस पूरा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और मंडी में पहुंचने ही नहीं देते।
इससे क्या होता है कि उसको अपने पास डंप किए रखे रहते हैं, और धीरे धीरे जब मार्केट में उस जैसे प्याज की, आलू कमी आ जाती है, तो जाहिर सी बात है मांग ज़्यादा हो रही है, आपूर्ति कम है, तो प्राइस बढ़ेंगे, उसके दाम बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे ये जो बिचौलिया वाले लोग रहते हैं ये उस प्रोडक्ट को, सामान को धीरे धीरे मार्केट में रिलीज़ करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये हुई जमाखोरी की बात। आइए साथियों अब जान लेते हैं कि व्यावसायिक समूहीकरण क्या होता है। व्यावसायिक समूहीकरण से तात्पर्य क्या है कि आप जानते होंगे कि मार्केट में जब मांग उत्पन्न होती है तब दाम बढ़ता है, या फिर आपूर्ति कम रहती है तब दाम बढ़ता है। तो इस कंडीशन, व्यावसायिक समूहीकरण कंडीशन में क्या होता है कि ये दोनों कंडीशन लागू नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, जो उत्पादन करता रहता है, जो सेवा प्रदाता रहता है, मतलब जो उत्पादन करता है और जो बेच रहा है, उनके बीच साठगांठ हो जाती है कि इस वस्तु को हम इतने प्राइस के नीचे नहीं बेचेंगे। मतलब वो लोग खुद ही फिक्स कर लेते हैं प्राइस कि इतने दाम के नीचे इस प्रोडक्ट को हम नहीं बेचेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, व्यावसायिक समूहीकरण कहते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं काला बाजारी क्या होता है। आइए हम जानते हैं काला बाजारी क्या होता है। काला बाजारी भी एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि जमाखोरी ही है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है अनिवार्य रूप से जो वस्तुएं रहते हैं उसको सस्ते मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करती है, लेकिन होता क्या है कि जो विक्रेता रहते हैं वो जो सस्ते मूल्य में ना दे करके उसे जो है महंगे मूल्य में बेचते हैं। इसी को क्या कहते हैं, काला बाजारी की प्रक्रिया कहते हैं।